संचार साथी ऐप पर उठे सवालों के बाद सरकार ने अब यू टर्न ले लिया है। सरकार ने इसे अनिवार्य तौर पर मोबाइल में प्री इंस्टॉल करने का फैसला टाल दिया है। अब ये ऐप मोबाइल में पहले से लोड होकर नहीं आएगा। ग्राहक चाहे तो इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े हैं संवाददाता असीम मनचंदा। असीम, संचार साथी ऐप को लेकर क्या है पूरी डिटेल? 28 नवंबर को दूरसंचार विभाग ने सभी मोबाइल हैंडसेट मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को मोबाइल के अंदर संचार साथी ऐप प्रीलोड करने के निर्देश दिए थे। दूरसंचार विभाग ने कंपनियों को इसे लागू करने के लिए 90 दिन का वक्त दिया था, लेकिन इसका लगातार विरोध हो रहा था। मोबाइल कंपनियां भी खुद इसका विरोध कर रही थी। एप्पल का कहना था कि अगर इसको प्री इंस्टॉल किया जाता तो इससे उपभोक्ता की प्राइवेसी को खतरा हो सकता था। एप्पल ने इस निर्देश को मानने से इनकार कर दिया था। उसके बाद अपोजिशन पार्टियां भी इसका लगातार विरोध कर रही थी। अपोजिशन पार्टियों का कहना था कि सरकार इसके जरिए स्नूपिंग करना चाहती है और इसके साथ साथ जो नेटिजन्स थे वो भी इसका लगातार विरोध कर रहे थे। उनका कहना था कि इससे सरकार के पास उपभोक्ता का जो डाटा है उसका ज्यादा कंट्रोल हो जाएगा। तो इन सब कंसर्न्स को देखते हुए दूरसंचार विभाग ने फिलहाल इसको प्री मैंडेटरी अनिवार्य तौर पर इसको प्री इंस्टॉल करने के फैसले को टाल दिया है। अब इसको लागू नहीं किया जाएगा। अगर उपभोक्ता चाहे तो इसको प्ले स्टोर से आसानी से डाउनलोड कर सकता है और उसका इस्तेमाल कर सकता है। सरकार ने इसको अनिवार्य तौर पर प्री इंस्टॉल करने के फैसले को टाल दिया है। संसद के शीतकालीन सत्र का आज तीसरा दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुबह 11 बजे दोनों सदनों के कार्यवाही से पहले संसद परिसर में पश्चिम बंगाल के बीजेपी सांसदों से मुलाकात की। उन्होंने सांसदों से कहा कि राज्य के मौजूदा हालत को लेकर जनता से बातचीत की जरूरत है। उन्होंने कहा कि जमीनी स्तर पर जो कुछ हो रहा है उसका कड़ा विरोध करना चाहिए। 2026 विधानसभा चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री ने सांसदों से डिटेल में प्रेजेंटेशन तैयार करने, पॉलिटिकल प्लानिंग और लोगों को संगठित करने के लिए ग्राउंड वर्क पर काम पूरा करने के निर्देश दिए हैं। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस सांसद सोनिया गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत अन्य विपक्षी सांसदों ने संसद के बाहर मकर द्वार के सामने नए लेबर लॉ के खिलाफ प्रदर्शन किया। कुछ विपक्षी सांसद दिल्ली में वायु प्रदूषण के खिलाफ विरोध जताने के लिए मास्क पहनकर पहुंचे। कांग्रेस का कहना है कि प्रदूषण के मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए। बोलती हूँ कि सबको इकट्ठा होकर कुछ करना चाहिए। राजनीतिक मामला नहीं है, ये सबको इफेक्ट कर रहा है। इसको हमें सीरियसली लेना चाहिए। चर्चा होनी चाहिए पार्लियामेंट में और चर्चा के अलावा ठोस जो एक्शन है वो लेना चाहिए और सबको इकट्ठे होकर लेना चाहिए। और आज आवाज अड्डा में भी संसद में संघर्ष विराम पर चर्चा कर रहे हैं। हम पूछ रहे हैं कि क्या अब शीतकालीन सत्र में कामकाज की रफ्तार तेज होगी और सदन के समय और पैसे का सही इस्तेमाल होगा? तो शाम 7:57 पर जरूर जुड़िए आवाज अड्डा में संसद में संघर्ष विराम। अगली खबर में बात करेंगे दिल्ली की। लगातार तीसरे दिन दिल्ली में प्रदूषण बहुत खराब श्रेणी में बना हुआ है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव और दिल्ली सरकार ने इसे लेकर अलग अलग समीक्षा बैठक की है। इस बीच सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने प्रदूषण के आंकड़ों से छेड़छाड़ से इनकार किया है। खबर पर पूरी डिटेल्स देने के लिए हमारे साथ है संवाददाता रोहन सिंह। रोहन, बताइए दिल्ली में प्रदूषण का कैसा हाल है और इससे निपटने के लिए सरकार क्या कुछ कर रही है? जिस वक्त जो हम बात कर रहे हैं, जो औसत AQI है पूरी राजधानी का वो 358 है, लेकिन कई सारे ऐसे मॉनिटरिंग स्टेशन हैं जहां आप 400 से ज्यादा AQI भी पाएंगे। पिछले 3 दिनों से लगभग यही स्थिति बनी हुई है। एयर क्वालिटी बहुत खराब की श्रेणी में बनी हुई है। कुछ कदम उठाए जरूर जा रहे हैं, लेकिन मीटिंगों का दौर चल रहा है। जो वाकई जो एयर क्वालिटी पे असर होना चाहिए वो नहीं दिख रहा है। आज पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने बैठक की। जितने दिल्ली NCR के राज्य हैं, दिल्ली, यूपी, राजस्थान, हरियाणा, और उनसे कहा कि एक एनुअल प्लान बनाया जाए। साथ ही जो 62 दिल्ली में ट्रैफिक हॉटस्पॉट है पॉल्यूशन के, उन पर कार्रवाई करने के लिए कहा गया। साथ ही ये भी कहा गया कि 31 दिसंबर की जो डेडलाइन रखी गई है, जहां सारे पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज को अपना जो पॉल्यूशन एमिशन मॉनिटरिंग डिवाइसेज है वो लगानी है, वो कड़ाई से लगाई जाए और अगर ऐसा कोई इंडस्ट्री नहीं करती है तो उसे बंद भी किया जा सकता है। ठीक इसी तरह आज दिल्ली सरकार ने भी एक बैठक की, एक अलग बैठक थी। उसमें जो CM थी वो थी, साथ ही एनवायरमेंट मिनिस्टर भी उसमें शामिल थे और वो जो जितने सिविल बॉडीज हैं, DDA है, MCD है, NDMC है, इन सब के साथ बैठक की गई और उनसे कहा गया कि अगले कुछ दिन, चूंकि बहुत ज्यादा ठंड बढ़ने वाली है, स्मॉग की संख्या जो है मात्रा बढ़ सकती है, इसलिए पॉल्यूशन हॉटस्पॉट पे खासतौर पे कार्रवाई की जाए। जी रोहन, शुक्रिया इस पूरी जानकारी पर।
तो पोल्यूशन के इस पूरे चक्रव्यूह के चलते एक जीरो कमीशन मॉडल आया है, एक भारत टैक्सी ऐप जो ओला, उबर और रैपिडो को टक्कर देने आ गई है। भारत टैक्सी सरकार की मदद से बना एक सरकारी टैक्सी प्लेटफॉर्म है। इसने दिल्ली एनसीआर में अपनी सेवा शुरू भी कर दी है। इस पर ज्यादा डिटेल्स दे रहे संवाददाता रोहन सिंह। रोहन, भारत टैक्सी ऐप क्या है और ये कैसे काम करता है? जी, दरअसल सहकारिता मंत्रालय की ये पहल है भारत टैक्सी ऐप, और उनकी जो कोशिश है कि ओला, उबर या रैपिडो जैसे जो एग्रीगेटर्स हैं उनका एक ऑल्टरनेटिव मिल सके। ये जो इसकी खासियत है वो ये है कि ये जीरो कमीशन पे काम करता है, यानी कि जो ड्राइवर है उसको पूरा का पूरा किराया जाता है। साथ ही जो पैसेंजर है उसको किसी तरह की सर्च प्राइसिंग नहीं मिलेगी, ये दावा किया गया है। मसलन वो चाहे रश आवर हो या कोई और समय हो, एक किराए जो है वो एक समान रहेंगे। साथ ही एक बड़ी शिकायत होती है कि कस्टमर केयर सर्विसेज बहुत बेकार होती है एग्रीगेटर्स की, तो यहाँ इनका दावा है कि मल्टीलिंगुअल सपोर्ट है और 24/7 जो है कस्टमर केयर सर्विस है। हमने इसको बुक भी करने की कोशिश की। पहले दिन चूंकि बहुत ही काफी स्विफ्ट दिखा हमें सर्विस, काफी सारे कैब्स अवेलेबल दिखे थे। हालांकि किराए में बहुत ज्यादा आपको अंतर नहीं पड़ेगा अगर आप बाकी मॉडल से कंपेयर करेंगे तो, लेकिन साथ ही इसमें आप कैब के साथ साथ ऑटो, बाइक या मेट्रो का टिकट तक बुक करा सकते हैं। आने वाले दिनों में किस तरीके से लोग इसे अपनाते हैं ये इस बात को डिसाइड करेगा कि ये ऐप अंत में कितना सक्सेसफुल हो पाता है। रोहन, शुक्रिया इस पूरी जानकारी पर। बढ़ते अगली खबर की ओर। रुपए में गिरावट थमने का नाम नहीं ले रही है। आज $1 का भाव 90 रुपए के पार निकल गया। क्यों टूट रहा है रुपए और कहां तक फिसल सकता है, बता रही है मनीषा गुप्ता। जी हाँ, रुपए में आज फिर से नया रिकॉर्ड लो हमने बनता हुआ देखा है और 90 के स्तर आज बड़े आसानी से निकलते हुए नजर आए और 90.29 तक के लेवल्स हमने यहाँ पर बनते हुए देखे हैं। जिस तरह की गिरावट है उसके बाद अगर ये 40 पैसे की गिरावट हमने आज ही मार्केट्स में आते हुए देखी है, और अगर आप जिस तरह की गिरावट है उसे देखें तो पिछले 2 हफ्ते में करीबन 2% की गिरावट अब रुपए ने यहाँ पर दर्ज की है, जो अब इस साल में करीबन 5.5-6% तक की गिरावट के साथ साथ काम होता हुआ नजर आया है। जो रुपए की गिरावट है अब ये इमर्जिंग मार्केट कंट्रीज में, एशियन कंट्रीज में यहाँ पर वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी के तौर पर उभरा है, और जिस तरह की गिरावट हमने रुपए में आते हुए देखी है वैसी गिरावट बाकी एशियन कंट्रीज या बाकी इमर्जिंग मार्केट कंट्रीज में बनती हुई नजर नहीं आई है। चार्ट आपको दिखाता है कि किस तरह से रुपए में हमने वो इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल्स टूटते हुए देखे हैं। 2012 में रुपया 50 रुपए प्रति डॉलर था, उसके बाद 2013 में इसने 60 का स्तर भी तोड़ा, 2018 में हमने 70 का स्तर टूटता हुआ देखा, 2022 में 80 का लेवल गया। इस साल की शुरुआत हमने 84.5 के आसपास से की थी और उसके बाद अब 90 के स्तर हमने इस साल में निकलते हुए देखे हैं। तो क्लियरली वो साइकोलॉजिकल लेवल्स आपको बताते हैं कि किस तरह से सिस्टमैटिकली यहाँ पर रुपए में डिप्रिसिएशन बनता हुआ नजर आया है। आरबीआई की बात की जाए तो यहाँ पर बहुत स्लो वीक हमने डिफेंसिव मूव्स पीएसयूज की तरफ से आते हुए देखे हैं, जिनका बहुत बड़ा असर या सहारा हमने रुपए में बनता हुआ नहीं देखा। साथ ही साथ यहाँ पर कमज़ोर करेंसी एक्सपोर्टर्स के लिए तो अच्छी है, लेकिन माना जा रहा है कि इंपोर्टर्स पैनिक बाइंग फिलहाल इन लेवल्स पे कर रहे हैं, क्योंकि 90 टूटने के बाद अब ऐसा लगता है कि अच्छी खासी गिरावट, मुनाफा वसूली शायद यहाँ से भी बन सकती है। कुछ एक रीजन जिसकी वजह से रुपया गिरा है, एक तो ये कि यूएस और भारत में अभी तक ट्रेड एग्रीमेंट नहीं हुआ, दूसरा हम अभी भी करंट डेफिसिट, कैपिटल डेफिसिट से यहाँ पर जूझ रहे हैं, तीसरा ये कि जिस तरह का एफआईआई आउटफ्लो हमने इक्विटी मार्केट से आता हुआ देखा है उसका भी असर यहाँ पर रुपए में बनता हुआ नजर आया है। ज़्यादातर बैंकर्स फिलहाल ये मानते हैं कि आगे जाकर यहाँ पर 88.5 to 92.5 के बीच में रुपया अगले 3 से 4 महीने में कारोबार कर सकता है। अगर ईयर एंड तक कोई बहुत बड़ी पॉजिटिव स्टेटमेंट यूएस से आती है या बहुत बड़ी कोई हम आरबीआई की तरफ से यहाँ पर इंटरवेंशन आता हुआ देखते हैं तो रुपए में कुछ सुधार देखने को मिल सकता है। अदरवाइज आने वाले कुछ हफ्ते यहाँ पर वॉलेटाइल रह सकते हैं। साल के अंत तक, जनवरी तक कुछ स्टेबिलिटी यहाँ पर रुपए में आने की उम्मीद है। अब बात रूसी राष्ट्रपति पुतिन के भारत दौरे की। कल रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 2 दिन के भारत दौरे पर आ रहे हैं, लेकिन इससे पहले बड़ी खबर आई है। रूस की संसद ने रक्षा समझौते रेलॉस को मंजूरी दे दी है। इस समझौते के तहत भारत और रूस एक दूसरे की मिलिट्री बेस का इस्तेमाल कर सकेंगे। पुतिन के भारत दौरे के दौरान भी डिफेंस समझौते पर बातचीत होने की उम्मीद है। ज्यादा डिटेल्स लेते हैं संवाददाता आलोक प्रियदर्शी से। आलोक, रूस की संसद ने किस रक्षा समझौते को मंजूरी दी है और पुतिन के भारत दौरे का एजेंडा क्या है? बिल्कुल, देखिए, जो रूसी संसद है उसका निचला सदन ड्यूमा होता है, उसने
कल ही जो रिलोस है जिसे रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक सपोर्ट कहा जा रहा है, इसको मंजूरी दे दी है। हालांकि अब इसको अंतिम मंजूरी मिलने में समय लगेगा, लेकिन इससे एक बड़ी कह सकते हैं कि पॉजिटिव एक माहौल पैदा हो गया है। खासतौर से जो व्लादिमीर पुतिन कल भारत आ रहे हैं 2 दिनों के दौरे पर, एक भारत रशिया जो 23वां वार्षिक सम्मेलन है उसमें हिस्सा लेने के लिए। ऐसे में एक बड़ा ही एक जो डिफेंस डील या रक्षा समझौते पर जो हस्ताक्षर हुआ है उससे एक बहुत ही पॉजिटिव माहौल बनेगा। और खासतौर से इस डील की यह है कि इसमें जो मिलिट्री बेस है दोनों देश एक दूसरे का इस्तेमाल कर सकेंगे। इसके अलावा जो एयरफील्ड है, पोर्ट्स है या सप्लाई पॉइंट्स हैं, इन सभी का इस्तेमाल एक दूसरी कंट्री अपना खर्चा बराबर उठाकर कर सकेंगे। तो सबसे बड़ा फायदा यही होगा कि इसमें जो भविष्य में जितने भी युद्धाभ्यास होंगे, जिसे कि मिलिट्री एक्सरसाइज कहते हैं, उसमें इसके अलावा इसमें जो आपदा प्रबंधन है, कोई एक दूसरे कंट्री में कोई ऐसी दिक्कत आती है तो मूवमेंट में बहुत दोनों देशों को आसानी होगी और एक दूसरे का जो कॉपरेशन है वो लगातार बढ़ेगा। क्योंकि आपको पता है कि रशिया से भारत बड़े पैमाने पर डिफेंस जो साजो सामान है वो इंपोर्ट करता है। लिहाजा जो रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन है उनके आने का एक और बड़ा कारण ये भी हो सकता है कि जो डिफेंस समझौते हैं, जिसमें खासतौर से जो भारत की नजरें 5th जनरेशन जो स्टेल्थ है Su-57 पर है, उसके बारे में भी बातचीत हो सकती है। साथ ही साथ जो S-500 की बात चल रही है, क्योंकि भारत के पास अभी S-400 है और उसकी सप्लाई चल रही है, लेकिन S-500 की भी बात हो सकती है। और इसके अलावा जो ब्रह्मोस जिसका जो प्रोडक्शन रशिया के सहयोग से होता है, उसके नेक्स्ट जनरेशन पर भी बात हो सकती है। तो ये बहुत सारे एजेंडे हैं और खासतौर से इस डिफेंस डील की वजह से ये बहुत एक दूसरे के साथ कॉपरेशन बढ़ेगा और एक दूसरे के साथ जो कह सकते हैं कि अमेरिका के साथ पहले ही ये ऐसी डील कर चुका है और भारत ऑस्ट्रेलिया, जापान, साउथ कोरिया सिंगापुर जैसे देशों के साथ भी ये डील कर चुका है। तो रशिया के साथ होना एक बड़ी उपलब्धि मानी जा सकती है इसे। शुक्रिया आलोक इस पूरी जानकारी पर। अगली खबर बंगाल से जुड़ी हुई। चुनाव सुधारों को लेकर जो SIR की प्रक्रिया देश में चल रही है, उसे लेकर घुसपैठियों का मुद्दा गरमाने लगा है। खासतौर से बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर बंगाल की राजनीति गर्म है। आज बंगाल की CM ममता बनर्जी ने कहा है कि वो बंगाल में डिटेंशन सेंटर नहीं बनने देंगी। আমি পরিষ্কার বলে যাচ্ছি, মালদার মা ভাই বোনেরা ভয় পাবেন না, কাউকে ডিটেনশন ক্যাম্পে যেতে হবে না আর কাউকে পুশব্যাক করা হবে না। সবাই বাংলায় থাকবেন। আপনারা দেশের নাগরিক, আপনারা দেশের ভোটার, আপনারা নিশ্চিন্ত থাকুন। আমি আছি আপনাদের পাহারাদার, আমি দেখে রাখবো। আর যদি কেউ বঞ্চিত হয় ভোটার লিস্ট থেকে, আমরা মে আই হেল্প ইউ ক্যাম্প চালু করছি। আমরা মে আই হেল্প ইউ কালকে অলরেडी আমি মিটিংয়ে ঘোষণা করেছি। अब एक नजर आज के कंज्यूमर अड्डा टॉपिक पर। सर्दी ने दस्तक दे दी है तो ठंड से बचने के लिए क्या आपकी सेहत तैयार है? अगर नहीं तो जानिए सर्दी में कैसे रखें खुद का ख्याल और क्या है इम्यूनिटी बढ़ाने के टिप्स। शाम 5:57 पर सिर्फ कंज्यूमर अड्डा में। अभी के लिए आवाज समाचार में बस इतना ही। आप देखते रहे CNBC आवाज और अपडेटेड रहे खबरों पर।